एस्ट्रोलॉजी क्या रियली वर्क करती है लोगों की लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट है। एक तो है गणित और दूसरा है फलिक। लोगों को गलत फहमी है कि एस्ट्रोलॉजर सब सही नहीं होता। अधूरे लोगों का बोलने का तरीका है। तो किसकी लाइफ में कौन सा प्लेनेट है ऐसा कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एक प्लेनेट को देख के आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। सर व्हाट इज कर्मा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। इस दिशा में कर्मा करना चाहिए, यही बताने का जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। ब्रेकअप्स एस्ट्रोलॉजी से ही है। नहीं 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 नहीं, एस्ट्रोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी के कारण ब्रेकअप है ऐसा नहीं है। सर व्हाट मैटर्स मोर अकॉर्डिंग टू यू, कंपैटिबिलिटी और एफर्ट्स इन रिलेशनशिप। एक हद तक दोनों जरूरी है। बट व्हाई समवन फॉल इन लव सो क्विकली। एस्ट्रोलॉजी में मंगल शुक्र के कारण ऐसा होता है। क्या सोशल मीडिया अफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को। सोशल मीडिया हर चीज को अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप की क्या बात है। न्यूज़ में आना है तो कोई ग्रह होता है कि वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो 10th हाउस अच्छा होना चाहिए। हाउस सनी हाउस। उसको एक न्यायाधीश बोला गया है, जज आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। तो पिछले साल हुआ था प्लेन क्रैश, उसी साल में वापस होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी प्लेन क्रैश कुछ होगा। वेलकम टू द पावर टॉक्स। आप यहाँ से पूरा पॉडकास्ट देखो, उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमारा सारा एपिसोड आप तक पहले पहुंच सके। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और आज के जो हमारे गेस्ट है नीलेश मोदी, वो बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर है एंड आप बहुत कुछ सीख पाओगे उनसे। तो पूरा पॉडकास्ट देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। एंजॉय दिस। वेलकम सर टू द पावर टॉक्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी ओनली एंड द व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ। सो आप व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, आप पहले तो ये बताओ कि क्या एस्ट्रोलॉजी क्या रियली वर्क करती है लोगों की लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट है। एक तो है गणित और दूसरा है फलिक। गणित में मैथमेटिक्स होता है, वो सीधा एस्ट्रोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। आप समझ लो जो गणित का पार्ट है वह एस्ट्रोनॉमी ही है। एस्ट्रोनॉमी, हाँ, मतलब खगोल विज्ञान। और वो कभी भी अलग अलग आदमी के पास जाओगे तो भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। मेरे पास आओगे, किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो 2+2 4 ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब एस्ट्रोलॉजी का दूसरा पार्ट है, तो उसमें कहा गया है कि ये जो खगोल विज्ञान है एस्ट्रोनॉमी, उसके आधार पे यह इंसान का भविष्य क्या होगा यह बताने की, यह समझाने की या यह गाइड करने की जो रीत है उसको ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब अलग अलग एस्ट्रोलॉजर का समझाने का तरीका, परसेप्शन, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली का जो गणित विभाग है, मैथमेटिक्स, वो हर एस्ट्रोलॉजर सेम टू सेम बनाएगा, मगर जो फलित विभाग है जिसको फलादेश बोलते हैं, प्रिडिक्शन, वो कभी कभी दो एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग हो सकता है। बट एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू। मोस्टली केस में मिनिमम 75% तक एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करती है और उसका इफेक्ट आपको अपनी लाइफ पे देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी लाइफ का जो 100% है उसमें 25% एस्ट्रोलॉजी के साथ ऐसा कनेक्टेड है जो चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर 50% ऐसा है जो आप कर्मा से, एस्ट्रोलॉजर के गाइडेंस से, पूजा पाठ से, विल पावर से चेंज कर सकते हो। तो टोटल 75% तो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड हो गया। अब बचा 25%। वो चीज ऐसी है जो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट शायद नहीं हो पाती या उस पर एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि अभी आपने मुझे एक सवाल पूछा कि मेरे कान में खुजली हो रही है, आप बताओ कि दाएं कान में या बाएं कान में, बराबर, या खुजली हो रही है तो मैं राइट हैंड से खुजाऊंगा या लेफ्ट हैंड से खुजाऊंगा।
तो ऐसा प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। बराबर। ओशो रजनीश की स्टोरी में एक बात सुनी थी कि एक मस्करा था, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने कोट के अंदर एक कबूतर छुपा के रखा था और एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि आप बोलो ये कबूतर मरा हुआ बाहर निकलेगा या जिंदा बाहर निकलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये जवाब तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं बोलूंगा कि मरा हुआ बाहर निकलेगा तो तुम ऐसे छोड़ के कबूतर को उड़ा दोगे, और अगर मैं बोलूंगा कि जिंदा बाहर निकलेगा तो तुम कोट के अंदर ही कबूतर की गर्दन मरोड़ दोगे। बराबर। तो ये बात तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आप जवाब नहीं दे सकते या एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो लाइफ इज अ बिग पजल। ओके, लाइफ बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें से हम ऐसा मान सकते हैं कि 25% एस्ट्रोलॉजी के हाथ से छूट जाता है। या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, होरोस्कोप, पामिस्ट्री, फिर टैरो कार्ड, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लो तो भी कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो महान से महान एस्ट्रोलॉजर के हाथ से भी छूट जाएगी। वो चीजें नेचर के हाथ में है या भगवान के हाथ में है, आप ऐसा बोल सकते हो। आपने अभी बात करी कि टैरोट कार्ड, सो टैरोट कार्ड 100% वर्क करता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? टैरो कार्ड फ्यूचर प्रिडिक्शन करने की एक रीत है, मगर उसमें मैथमेटिक्स जैसा कोई पार्ट नहीं होता है। हाउ टैरोट कार्ड वर्क्स? टैरोट कार्ड ऐसे काम करता है कि आप स्पिरिचुअली, मेंटली टैरो कार्ड के साथ जुड़े हुए हो और टैरो कार्ड नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक लव ट्रायंगल जैसा बनता है, टैरो कार्ड, नेचर और आप। तो आप तीनों इंटरनल कनेक्टेड हो और जो सवाल पूछे जाते हैं उसका टैरो कार्ड से जवाब निकलता है। मगर आप समझ लीजिए कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ कि मेरी मम्मी बीमार है और मेरा माइंड उसी में लगा है। बराबर। और आप मुझे सवाल पूछने आए, मैंने जवाब तो दे दिया, टैरो कार्ड का यूज किया, मगर मैं उस समय ना ही नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ ना ही अपने टैरो कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में ही उलझा हुआ हूँ। तो ऐसे केसेस में मैं सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसे केसेस में मुझे ईमानदारी से ना बोल देना चाहिए कि आप 2 दिन बाद आना, अभी मैं फ्रेश मूड में नहीं हूँ, ऐसा बोल देना चाहिए। और टैरो कार्ड में कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी को आप साइंस बोल सकते हो क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें 50% जो गणित का पार्ट है वो एस्ट्रोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। बराबर। और ऐसा दूसरा कौन सी विद्या है कि आप किसी को अपनी बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस बताओ और वो आपकी पास्ट और फ्यूचर के बारे में 75% तक सटीक आंसर दे सके? ऐसी कौन सी विद्या है कोई और विद्या? सर विद्या नहीं है, लेकिन पूजा, जो पुजारीज होते हैं वो भी तो यही पूछते हैं। और पुजारी और एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंस? बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुजारी पूजा पाठ करते हैं, आपके नाम, जन्म की तारीख, गोत्र के अनुसार नेचर को, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके ये दोष दूर हो जाए, आपका ये काम हो जाए। उसमें मैथमेटिक्स नहीं होता है। और एस्ट्रोलॉजी में आपके डेट, टाइम और प्लेस के अनुसार उस समय पे जो आकाश का नक्शा है वो बनाया जाता है और वो है आपकी कुंडली। कुंडली मतलब क्या कि आपका जन्म बिल्ली मोरा में हुआ था ये तारीख को, ये टाइम पे, तो उस समय पे बिल्ली मोरा से हम आकाश को देखें तो आकाश का नक्शा कौन सा है वो आपकी कुंडली है। तो वो मैथमेटिक्स है। और वो आप दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बोलो कि बना के दो तो सेम ही बनेगा। ओके, क्योंकि मैथ्स में हमेशा 2 + 2 4 होता है। मगर उसके आधार पे जो आपके फ्यूचर का या पास्ट का मैं प्रिडिक्शन बोलूंगा वो शायद मेरे बदले कोई और एस्ट्रोलॉजर बेहतर कर सके या मुझसे थोड़ा कम कर सके। और वो प्रिडिक्शन करने में उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी काम करेगा। मैं जब प्रिडिक्शन करूंगा तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मैं इस सब्जेक्ट में कितना डूबा हुआ हूँ, ये सब काम करेगा। So sir, what are the biggest
गलत फहमियाँ जो अपन बोलते हैं, सो वो क्या है? लोगों को गलत फहमिया है कि एस्ट्रोलॉजर सब सही नहीं होता, सो गलत फहमी है या सही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए पहले तो समझ लीजिए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक मेरा स्टूडेंट है जो बिगिनर है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है। तो हम दोनों कुंडली बनाएंगे तो कुंडली तो सेम बनेगी, मगर वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे प्रिडिक्शन करेगा। समझ लीजिए उसकी उम्र अप्रोक्स है 21 साल और मेरी उम्र है 48, तो मैं अपनी उम्र और एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिडिक्ट करूंगा। शायद उसको एक्सपीरियंस कम है तो वो सत्य तक ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाएगा, मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है तो मैं ज्यादा सटीक प्रिडिक्शन कर पाऊंगा, बराबर। तो और फ्यूचर में या पास्ट में मुझसे भी गलती तो हुई होगी 100%, बराबर। तो एस्ट्रोलॉजर भी एक इंसान है, उससे गलती हो सकती है। कोई ऐसा बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी 100% सही है तो बहुत ज़्यादा बोलना हो जाएगा, और कोई ऐसा बोलेगा कि एस्ट्रोलॉजी 100% गलत है तो वो उस आदमी का अधूरा ज्ञान दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, साइंस को ठीक से समझते नहीं है और बात साइंस की करते हैं, बराबर। 100%। अभी एक आया था लड़का, मेरे पास आया, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ऐसा बोला। मैंने कहा क्या? कि पहले सुन लो, मैं तो साइंस में मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, मगर मुझे एक सवाल का जवाब जानना है। मैंने कहा क्या? तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास वापस आएगी या नहीं? मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी? तो बोला 19 साल। मैंने कहा पढ़ाई क्या की है? तो बोला कॉमर्स के सेकंड ईयर में फेल हो चुका हूँ। अभी वो कॉमर्स के सेकंड ईयर में फेल हो चुका है, 19 साल का है और बात साइंस की करता है। तो पहले तो उसको पूरा साइंस मालूम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसने 25-30 साल तक साइंस की पढ़ाई की और उसके बाद ये सेंटेंस बोल रहा है। तो कुछ लोग बिना साइंस को समझे ही अपनी बात बोल देते हैं कि मैं तो सिर्फ साइंस में मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता। तो ये एक अधूरे लोगों का बोलने का तरीका है। जो साइंस को पूरा समझता है या एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा बहुत समझता है, वो ऐसा नहीं बोलता। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर क्यों मुझे कुंडली दिखाता? 100%, बराबर। तो एस्ट्रोलॉजी 75% तक या उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं पे हेल्पफुल है, आपको गाइड करती है। गलती कहाँ से होती है? लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं, लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से राजा बनना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं खुद राजा नहीं बन जाता। तो सर, विच प्लैनेट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन समवन्स लाइफ? कि अगर किसकी लाइफ में कौन सा प्लैनेट है ऐसा कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि अगर फीमेल की मैरिज लाइफ चेक करनी हो तो गुरु जुपिटर को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। गुरु। मेल की मैरिज लाइफ चेक करनी हो तो वीनस को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस कर्मा के लिए मंगल शनि को ज़्यादा ध्यान में लेना चाहिए। मगर ऐसा कोई एक प्लैनेट को देख के आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते या अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी सवाल हो, इमोशनल, करियर या संतान सुख का सवाल, किसी भी टाइप का सवाल हो, हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, आपको पूरी कुंडली अच्छे से देखनी पड़ेगी और 9 ग्रहों का पूरा इफेक्ट आपको समझ के उसके बाद अपनी समझ के अनुसार प्रिडिक्शन करना होगा। सर, व्हाट इज कर्मा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? आपने कर्मा की भी बात करी, तो कर्मा है क्या है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? देखिए, पहले तो हम ऐसा बोलेंगे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कर्मा और एस्ट्रोलॉजी अपोजिट चीज है। तो ऐसा नहीं है। किस दिशा में कर्मा करना चाहिए यही बताने का जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे पूछा कि मुझे विदेश का वीजा मिल रहा है मगर मैं यूके जाऊं या यूएसए जाऊं। ओके। मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है? तो ऐसे केस में मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से 9 ग्रहों को समझूंगा, आपकी कुंडली को समझूंगा और वो समझने के बाद मैं आपको समझाऊंगा
कि आपके लिए यूएसए से ज्यादा यूके बेटर है या यूके से ज्यादा यूएसए बेटर है। तो आपको कौन सी दिशा में जाके कर्मा करना है वह बताने वाला एस्ट्रोलॉजर है, और वो एस्ट्रोलॉजर जिस चीज का अभ्यास करता है उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, वो एस्ट्रोनॉमी के बेस पे बनती है, जो मैथमेटिक्स है। ओके। तो सर अभी रिलेशनशिप की बात करूँ, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स भी रिलेशनशिप में बहुत लोग होते हैं, तो आप जब किसी कपल या किसी की कुंडली वगैरह देखते हो तो आपको क्या साइन लगती है ऐसे कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है कि लड़के लड़की की शादी 24, 25, 26 साल की उम्र के बाद होती है। अब 14-15 साल की उम्र से हार्मोन के कारण कुछ बच्चों को, बच्चे ही बोलेंगे या टीनेजर्स को, अट्रैक्शन होने लगता है, फीलिंग होने लगती है। अब अट्रैक्शन की समझ, फीलिंग की समझ, ये सब 15-16 साल की उम्र में आने लगती है, मगर मैरिज होगी 10 साल के बाद। तो ये जो 10 साल का गैप है, वो गैप में कहीं ना कहीं पे आंख मिल जाती है, बराबर। और जो इंसान अंदर से ईमानदार है, वो अंदर से साफ मन का है, और वो ऐसे ही सोचेगा कि ये मेरा ट्रू लव है, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं तो इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, बराबर। तो ये एक प्योर हार्टेड पर्सन की थिंकिंग होती है, बराबर। मगर एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका 5th हाउस अच्छी पोजीशन में है तो आपको आपका पहला प्यार मिल सकता है। मगर 5th हाउस अगर डिस्टर्ब है, 12th हाउस डिस्टर्ब है, 7th हाउस डिस्टर्ब है, मंगल शुक्र डिस्टर्ब है, तो ऐसे बहुत से क्राइटेरिया होते हैं। तो इन सब डिस्टर्बेंस के कारण आपका ब्रेकअप होता है। दूसरा ब्रेकअप होने का मैंने आपको रीजन बोला कि फीलिंग में समझ आने लगती है 15-16 साल की उम्र में, मगर शादी होगी 24, 25 या 26 साल की उम्र में। तो ये रिलेशनशिप को 10 साल तक टिका पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पहले तो दोनों की फील्ड बदल गई, बराबर। 11th में आए तो लड़की ने बायोलॉजी ले लिया, लड़के ने मैथमेटिक्स ले लिया, क्लास चेंज हो गए। 18 साल की उम्र के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक को सूरत में एडमिशन मिला, एक को अहमदाबाद में मिला, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई, बराबर। एक को वीजा मिला फॉरेन का, एक को नहीं मिला। तो अहमदाबाद तो फिर भी नजदीक है सूरत से, बराबर, मगर एक कनाडा चला गया और वो लड़की सूरत में रह गई। तो इन सब केसेस में ब्रेकअप होता है। फिर जब शादी की बात आती है तब दोनों की फैमिली एग्री नहीं करती है, तो ये भी एक ब्रेकअप का रीजन बनता है। आपने बोला 7th, 5th और 12th अगर वो 3 प्लेस अगर डिस्टर्ब हो, खास करके 5th हाउस को देखा जाता है, मगर 7th और 12th को भी देखना चाहिए। बट अगर वो डिस्टर्ब है और ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप जल्दी एंड होती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन कि हम लोग वो डिस्टर्ब 5th को या उसका सबसे पहले सॉल्यूशन तो, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ब्रेकअप होने वाला है, तो आप उससे पूछो कि कौन से टाइम पीरियड में होगा। तो वो टाइम पीरियड में आप टेक केयर करो। ब्रेकअप होने का आप खुद सोचो कि कौन से कारण से हो सकता है, और फिर आप उन सब चीजों में अवेयर रहो। दूसरा, एकदम फ्रेंडली बोलता हूं कि कर्मा से या अपने कुल देवता की पूजा पाठ करके आप फ्यूचर बदलने की कोशिश करो, मगर कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसी की कुंडली में ब्रेकअप का चांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा ना तो भी नहीं रोक पाएगा, बराबर। अगर जो ब्रेकअप हर कोई रोक पाता, तो आप टीवी पे न्यूज़ देखो, फिल्म स्टारों के कितने ब्रेकअप्स होते हैं,
True. और उन लोगों के पास तो पैसा भी है, पंडित भी है, हर तरह से वो लोग संपन्न हैं, फिर भी उन लोगों को दुख झेलना पड़ता है, इमोशनल स्ट्रेस। So according to you, breakups astrology से ही है? नहीं 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 नहीं, एस्ट्रोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी के कारण ब्रेकअप है ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि हाँ कब होने वाला है ये? हाँ, अगर आपकी कहीं से रिलेशनशिप है और आप मुझसे मिलने आते हो कि मेरी यहाँ पे रिलेशनशिप है, तो चलेगा रिलेशनशिप अच्छे से। आपने अगर मुझसे पूछा ओके तो मैं बोलूँगा कि हाँ या ना, और नहीं चलेगा तो कब ध्यान रखना है। फिर आप बोलोगे कि अगर ये पुअर टाइम है तो मुझे क्या ध्यान रखना है, तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल लाइफ में जो ध्यान रखना होता है वो आप रखो, कि उसको जिस बात की चिढ़ है वो बात आप बार बार मत करो। अगर आप कोई लड़की के साथ बात करते हो और आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है तो वो आप मत करो। फिर दूसरा बोलूँगा कि आपके 5th हाउस की जो धार्मिक रेमेडी है छोटी मोटी वो आप करो। तो धार्मिक रेमेडी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा पाठ करो, उनके दर्शन करो, वहाँ जाके नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, नमस्कार करो वगैरह वगैरह, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर दूसरी रेमेडीज होती है कि प्रोफेशनल रेमेडीज, जिसमें एस्ट्रोलॉजर को भी 2 पैसा कमाने को मिलता है कि ये स्टोन पहनो, ये यंत्र रखो वगैरह वगैरह। तो ये सब आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाकी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि रेमेडी करने से मैं सब कुछ बदल दूंगा। आपने धार्मिक टीवी सीरियलों में और शास्त्र में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब कोई राक्षस तपश्चर्या करता है और भगवान प्रसन्न होते तो वो कुछ ऐसा मांग लेता है और भगवान बोल देते हैं ये वरदान मैं नहीं दे सकता। मैं नियति के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो हमने बहुत बार धार्मिक टीवी सीरियलों में ऐसा देखा है कि भगवान कुछ वरदान देने के लिए ना बोल देते हैं, बहुत ज्यादा तपश्चर्या के बाद भी। ओके, तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने भी वरदान मांगा था कि अमर बना दो मुझे। हमने तो क्या पूजा पाठ की है, उसने तो बहुत ज्यादा तपश्चर्या की थी, बराबर, फिर भी भगवान ने अमरत्व का वरदान नहीं दिया था, बराबर। फिर वो पूरी स्टोरी आपको मालूम है, दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं है। सर, बट व्हाई ऑलवेज अ ट्रू पर्सन फॉल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन? ऐसा क्यों होता है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ट्रू या रॉन्ग पर्सन, किसी को ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये ट्रू है या ये रॉन्ग है। मैं तो एज ए एस्ट्रोलॉजर ऐसा ही बोलूँगा कि किसी की कुंडली में ब्रेकअप लिखा है कि इसका एक बार दिल टूटेगा, ये एक बार देवदास बनेगा, बराबर, तो उसको देवदास बनाने वाला ही मिलेगा, क्योंकि उसके नसीब में लिखा है कि एक बार इसका दिल टूटेगा। सो दैट इज कर्मा फ्रॉम यू अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, कि जो हम, अगर मैंने किसी का दिल नहीं, ये आपने तो मेरे को भी मिलेगा। बातों बातों में बहुत डीप सवाल पूछ लिया। अगर किसी के नसीब में ऐसा लिखा है कि इसका एक बार लव ब्रेकअप होगा ही, एक बार दिल टूटेगा ही, तो 5th हाउस जो है ना, वो पिछले जन्म का पाप पुण्य भी दिखाता है। तो वो पिछले जन्म का पाप पुण्य है, उसके आधार पे भी देखना पड़ेगा, और उसके आधार पे ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने इस करंट जन्म का अच्छा कर ले तो भी बहुत है। पिछले जन्म में क्या हुआ था, अगले जन्म में क्या होगा, अभी करंट लाइफ में हम एक अच्छे से जीवन जी पाए तो बहुत है। तो 5th हाउस किसी का खराब आता है, उसका कारण पिछले जन्म के पाप पुण्य भी होते हैं, बराबर, और उसका 5th हाउस खराब है या उसके नसीब में लिखा है कि इसका एक बार दिल टूटेगा, इसीलिए तो उसको ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिली है जो इसका दिल तोड़ेगी, बराबर। सर, व्हाट मैटर्स मोर अकॉर्डिंग टू यू, कंपैटिबिलिटी और एफर्ट्स इन रिलेशनशिप? एक हद तक दोनों जरूरी है। एक हद तक कंपैटिबिलिटी भी जरूरी है और एफर्ट्स भी जरूरी है। अब मेरी वाइफ के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है, मगर कभी कभी एफर्ट्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए कि मेरी वाइफ को ट्रैवलिंग करना पसंद है, एंड मैं बहुत होमली हूँ। मुझे ऐसा है कि ऑफिस में जाके काम करूँ और फिर रात को घर जाके सो जाऊँ।
एंड आई विल बी रिलैक्स्ड। मुझे ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर वो मेरी वाइफ है ना, तो उसको कौन ले जाएगा? तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ना, तो थोड़े एफर्ट्स तो मुझे भी लगाने पड़ेंगे, बराबर? वैसे वो भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाती होगी। सर ऐसा क्यों होता है कि अगर ब्रेकअप के बाद एक ही इंसान सफर करता है? ऐसा तो मैं नहीं मानता कि ब्रेकअप के बाद एक ही इंसान सफ़र करता है, क्योंकि बहुत पहले एक फॉरेन की, शायद रशिया की या जर्मनी की साइकोलॉजिस्ट लेडी मुझे मिली थी। वो स्पिरिचुअल साइंस में भी बहुत गहरा स्टडी कर रही थी, ओशो रजनीश के आश्रम में मिली थी, और साइकोलॉजी में भी बहुत गहरा स्टडी कर रही थी। तो उसने बोला कि लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रेस क्या है, तो डिवोर्स या एकदम सच्चा वाला ब्रेकअप, फिर दूसरा डेथ, आपके घर, आपके दिल के एकदम नज़दीक जो है उसकी डेथ हो जाए तो वो, तीसरा मिस कैरेज होता है, तो वो फीमेल के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और तीसरा मजबूरी में पोताना गांव या पोताना शहर छोड़ना पड़े, तो वो मेल के लिए बहुत ज़्यादा सदमा है। कुछ लोग अपनी चॉइस से अमेरिका जाते हैं, वो अलग बात है, मगर मजबूरी से छोड़ना पड़े, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो सारे उसने मुझे कारण बताए कि जिस कारण से आदमी इमोशनल हो जाता है या स्ट्रेस में चला जाता है, उसका एक रीज़न उसने ब्रेकअप भी बताया। फिर दूसरा उसने ये भी बताया कि अगर ब्रेकअप होता है तो कोई बंदा या बंदी अभी 1 साल स्ट्रेस में रहेगी, फिर उसमें से बाहर निकल आएगी, और दूसरे वाले को, सामने वाले को अगर तनाव महसूस नहीं हो रहा है तो वो तनाव उसको 10 साल बाद या 50 साल बाद भी महसूस होगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में सारे कर्मा स्टोर हो चुके हैं। ओके, बराबर, ट्रू है। हाँ, तो आज नहीं तो कल उसको मैंने या आपने आज नहीं तो कल कुछ भी गलत कर्मा किए हैं, उसका आज नहीं तो कल फल मिलेगा। उसके कारण हमको एक टाइम पे आके ऐसा फील होगा, या अपने को अपने गलत कर्मा याद आएंगे कि मैंने ये गलत किया था। अभी मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, तो किसी को एक फैट मार दिया, हंस के चला जाऊंगा वहां से, अभी मुझे कुछ फील नहीं होगा। मगर एक टाइम लाइफ में ऐसा आएगा, तब मुझे दुख होगा कि मैंने उसके साथ ये गलत किया था। So but why someone fall in love so quickly? कोई इंस्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल समवन, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो कैसे इंस्टेंट रिलेशनशिप करना, इसका कोई ग्रह करवाता है या क्या होता है कि इंस्टेंट रिलेशनशिप कौन करता है? इसका जवाब तो मैं साइकोलॉजिकली नहीं दे सकता, वो तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट ही दे सकता है, मगर एस्ट्रोलॉजी में मंगल शुक्र के कारण ऐसा होता है। एक गुजराती में बुक भी है, मंगल शुक्र का खेल, ऐसा करके कुछ बुक भी है। तो ये जो मंगल शुक्र प्लेनेट है, वो अगर एक लड़के और लड़की की कुंडली में रिलेशन में आ जाते हैं, तो अट्रैक्शन क्विकली होता है या दोस्ती जल्दी हो जाती है। सर अभी रिलेशनशिप से बढ़ के बिजनेस के बारे में पूछते हैं। जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो आपको देख रहे हैं अभी या हमें देख रहे हैं कोई भी, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को अगर फील्ड में आना हो तो क्या करना पड़ता है? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा बिजनेस और एजुकेशन के विषय में अगर काम करना हो तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रू। उसका कारण ये है कि अगर मुझे आपके साथ आपके करियर के विषय में, एजुकेशन के विषय में बात करनी है तो हम दोनों खुल के बात कर सकते हैं। मगर आपका आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया और मुझे सिर्फ आपके साथ बात करनी है, तो वो ठीक से बात बनेगी नहीं। फिर मैं बोलूँगा आप दोनों पति पत्नी साथ में आना। तो जब पति पत्नी का झगड़ा होता है और उनको समझाना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है। और एस्ट्रोलॉजी में भी मेरे गुरुजी ने एक बार बोला था कि कोई आदमी अगर करियर की प्रॉब्लम लेके आए और उसको आप समझाओ और उसकी थोड़ी रेमेडी करो, तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा।
और जो इमोशनल प्रॉब्लम लेके आता है, लव प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, फलाना ढिमका, दोनों भाइयों की नहीं बनती है या बाप बेटे का झगड़ा हो गया, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेके कोई आता है तो उसको सॉल्व करना भी मुश्किल है और सॉल्व करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। ये जब कंसल्टेंसी आती है ना कि भाई लव प्रॉब्लम या बाप बेटे की नहीं बनती या पति पत्नी की नहीं बनती, तब थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बराबर। बाकी कैरियर, एजुकेशन, विदेश योग, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी के आधार पे बहुत बहुत अच्छे से गाइड हो सकता है और उसकी रेमेडी भी कुछ हद तक आपको इफेक्टिव फल देती है। बराबर। और एक सीधी सादी सिंपल सी बात है कि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और जब करियर की बात करते हैं तो एक ही बंदा होता है। तो जब दो लोगों की बात आएगी तो चैलेंज भी डबल हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप की क्वेश्चन लेके मेरे पास आओगे कि हम दोनों का पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो दो कुंडली देखनी पड़ेगी। तो मेरे लिए जो है कैलकुलेशन, प्रिडिक्शन, चैलेंजेस, वो सब डबल हो जाएगा। और सिर्फ आप जब एक अपने करियर के बारे में पूछने आओगे तो उसमें सिर्फ आप एक की कुंडली देखनी है, सारी प्रैक्टिकल बातें करनी है, कोई इमोशनल बात तो करनी नहीं है। तो वो काम आसानी से होगा, सीधी सी बात है। एक बात जो हम लोग आजकल देखते ही है कि क्या सोशल मीडिया अफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को? सोशल मीडिया हर चीज को अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप की क्या बात है। कैसे? बहुत ज्यादा। जैसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी घर लेट पहुंचा और मेरी वाइफ ने बोला कि मैं भी लेट आई थी, आज डिनर नहीं बना है। बराबर। तो फिर मैं स्विगी से ऑर्डर करूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा और खाना मंगवा लूंगा। बराबर। मगर मेरी वाइफ अभी व्हाट्सएप से मैसेज कर देगी कि आज रात को मैं घर पे देरी से आऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, तो आप बाहर खा के आना। तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया हर लेवल पे छोटा मोटा इफेक्ट करता है। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे राशि भविष्य देख लेते हैं और उनका माइंड ऐसा होता है कि नेगेटिव चीजें सुन लेते हैं और पकड़ लेते हैं, फिर डरते हैं। फिर डर के कारण किसी और एस्ट्रोलॉजर का कांटेक्ट करते हैं या सोशल मीडिया से उसी एस्ट्रोलॉजर का कांटेक्ट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जब ऐसा होता है तो ऐसा बहुत सारी फील्ड में होता होगा। बराबर। मैंने भी कभी कभी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देख के कुछ चीजें खरीदी है। बराबर। तो ये सब तो लाइफ पे इफेक्ट होता ही है। सोशल मीडिया में ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात अपने लिए अप्लाई नहीं होती है, कौन सी बात मेरे लिए अप्लाई होती है। ये सब जज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी इफेक्ट तो होता है, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सोशल मीडिया का इफेक्ट होता है। सर, नाउ द बिजनेस ओनर्स या कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एज CEO and entrepreneurs who are coming into the business right now, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि क्या ये स्ट्रगलिंग फेज होता है नहीं? बिजनेस में आना सिंपल सी बात है, एस्ट्रोलॉजी के बिगेर भी पता चल जाएगी। एक तो आपने सोशल मीडिया का सवाल पूछा, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट से कितनी सारी चीजें बिकती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट से सारी चीजें बिकती है तो वो सोशल मीडिया का अपनी लाइफ पे इफेक्ट ही हो गया। बराबर। दूसरा, एक बात, अगर कोई लड़का 24, 25 या 30 साल की उम्र में करोड़पति बन जाना चाहता है तो हमको दिखता है कि इतनी छोटी उम्र में कौन करोड़पति बनेगा? क्रिकेटर या फिल्म स्टार। बहुत कम बिजनेसमैन ऐसे हैं या बहुत ही कम शेयर मार्केट वाले लोग ऐसे हैं जो छोटी उम्र में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं। अगर आप बिजनेस करके, जॉब करके, किसी चीज में आपने एंटरप्रेन्योरशिप बोला, उसमें आगे चल के आपको पैसा कमाना है तो एक टाइम तो लगेगा ना। तो कुछ लोग बड़ा बड़ा टारगेट रखते हैं मगर वो टारगेट पूरा करने के लिए टाइम लगता है।
बहुत छोटी उम्र में अचीवमेंट होता है वो तो फिल्म स्टार या क्रिकेटर का होता है। कोई लड़की समझ लीजिए 21 साल की उम्र में करोड़पति बन गई तो वो पिक्चर की हीरोइन है, उसकी 2-4 पिक्चर हिट हो गई और 21 साल 24 साल की उम्र में करोड़ों कमा लिए। मगर ऐसा सब लड़की के साथ थोड़ा होता है। अपने देश में 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबके साथ ऐसा थोड़ी होगा। तो सर इस सक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग और टैलेंट, क्या आप मानते हो ये? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। आपको अगर अभी आप पॉडकास्ट का काम कर रहे हो, आपको ये काम करके शायद कम पैसा मिले या ज्यादा पैसा मिले, मगर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने अच्छा काम किया और आपको एक विश्वास हो कि इस काम से मैं और आगे बढ़ूंगा, अंदर से विश्वास हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एस्ट्रोलॉजी इसमें ऐसा हेल्प करती है कि ऐसा बता देती है कि आप ये दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ सकते हो या नहीं, ये फील्ड आपके लिए है या नहीं। ओके। तो ये यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत काम लगती है। जैसे मैं जब एस्ट्रोलॉजर नहीं था, समझ लो मैं जब 17-18 साल का था, तो मुझे रेस्टोरेंट खोलने का शौक था। ओके। बराबर। तो अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, 48 इयर्स का हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरी कुंडली के आधार पे मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा तो नहीं जमेगा, मैं लॉस करूंगा। बराबर। तो इस हिसाब से हमको गाइडेंस मिलता है। तो कोई एंटरप्रेन्योर हो, जॉब करता हो या बिजनेस करना चाहता हो, मगर एस्ट्रोलॉजी से ये गाइडेंस आप बहुत बढ़िया दे सकते हो। मगर जो रिलेशनशिप वाली बात है उसमें बहुत से क्लाइंट तो गाइडेंस लेने की तैयारी में ही नहीं होते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है और इमोशनली इतने टूट चुके हैं कि आप उनको कुछ भी समझाओ सब ऊपर से चला जाएगा। बट वो सर सही भी तो है, जब अब तक तुम्हारा लो फेज हो तब तुम्हें क्या समझ में आएगा? अब वो सही है, वो सही है, मगर एक सीधी सादी बात है कि मन से चलने वाला प्राणी मनुष्य, मन का सिस्टम, मन का मैनेजमेंट मतलब मंत्र, तो अगर आप मंत्र जाप करोगे तो उसमें से बाहर निकल पाओगे। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन की व्यवस्था, वैसे ही मन का तंत्र, मन की सिस्टम, मन की व्यवस्था, मंत्र। ओके। तो ऐसी कुछ आप रेमेडी कर सकते हो। बट सर अगर बिजनेस में किसी को आना है, अगर फॉर एग्जांपल जो मेरी एज के 20s 90s, जो उन लोग को अगर बिजनेस में आना है तो कोई ग्रह होता है कि वो स्ट्रांग होना चाहिए? ऐसा हम पैटर्न? एक ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए ऐसा तो नहीं बोल सकते, मगर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो 10th हाउस अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज द 10th हाउस? कुंडली में 12 हाउस होते हैं जिसको 12 भाव बोलते हैं, या हमारी बोलचाल की भाषा में 12 खाने बोलो। तो उसमें से 10वां खाना, 10th हाउस, 10वां भाव अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज द 10th? वो आपके कर्म और आपके बिजनेस को दर्शाता है, बताता है। और अगर वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा शुभ है, तो आप बिजनेस में सक्सेस पाओगे। यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर बिजनेस में आना है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या कहीं भी, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर राहु स्ट्रांग होना जरूरी है? अकेला राहु पे बात करना और किसी चीज का डिसीजन ले लेना ठीक नहीं है। एक्सप्लेन द राहु एंड शनि, क्या काम करते हो? देखियो, पहले तो राहु की बात करता हूँ। तो हम अर्थ पे खड़े होके ऐसा देखेंगे कि सन ये पाथ में जा रहा है, मून ये पाथ में जा रहा है। तो जहाँ पे सन और मून का पाथ कट होता है, छेदन बिंदु, ओके, वहां पे राहु है और उसके सामने केतु है। तो वहां पे कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है। ओके, बराबर। उसको इंग्लिश में नॉर्थ नोड, साउथ नोड ऐसा बोलते हैं। आप अगर इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें राहु केतु को ऐसा दर्शाया होगा, नॉर्थ नोड, साउथ नोड ऐसा। तो ये जो नोड है या राहु और केतु है, उसका भी मनुष्य जीवन पे इफेक्ट तो होता है। बराबर। अब जब आपका राहु
कोई एक पोजीशन में है तो वो अपनी पोजीशन के आधार पे आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ पे, हेल्थ पे, हर जगह पे इफेक्ट करेगा, बराबर। और अगर राहु उच्च का है और अच्छे हाउस में बैठा है तब तो समझ लीजिए कि राहु अगर 11th हाउस में है, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है और बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो, बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है, बराबर। मगर हर बंदे को राहु के कारण ही सक्सेस मिलती है ऐसा नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं है। नहीं, हर बंदे को शनि के कारण ही सक्सेस मिलती है ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाउ शनि वर्क्स? शनि मोस्टली शनि कर्मा का ग्रह है, मगर वो पाप ग्रह बोला जाता है। ओके। तो वो उसको एक न्यायाधीश बोला गया है, जज। आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। और काल पुरुष की कुंडली में शनि 10th हाउस का भी स्वामी है, मतलब बिजनेस का भी स्वामी है। ओके। तो अगर शनि अच्छी पोजीशन में है तो आप जिम्मेदारी ले सकोगे, ओके, और आप कोई बड़ा काम कर सकोगे, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मेरा शनि वीक है और मुझे कोई बोलेगा कि ये 10 कपल को आपको ले जाना है शिमला कुल्लू मनाली और उनको टूर करवा के वापस लाना है, इन 10 कपल की जिम्मेदारी आपकी है, तो मैं बोलूंगा आई कैन नॉट हैंडल। शिमला कुल्लू मनाली ले जाओ, सबको अच्छे से रखो, खिलाओ पिलाओ, वापस लाओ, आई कैन नॉट हैंडल। ओके। मगर जिसका शनि स्ट्रांग होगा वो बोलेगा आई कैन, मैं कर लूंगा। तो जो आपने राहु और शनि के विषय में सवाल पूछा, तो मैंने आपकी संतुष्टि के कारण जवाब भी दे दिया, मगर ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 प्लेनेट को देख के प्रिडिक्शन कर दो। पूरे 9 ग्रहों को देखना पड़ेगा, पूरे 12 भावों को देखना पड़ेगा, फिर इसमें से वर्ग कुंडली भी होती है तो वर्ग कुंडली भी देखनी पड़ेगी, बराबर। और दशाएं देखनी पड़ेगी, आपके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक सटीक डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा और फिर वो क्लाइंट को बताया जाता है कि ऐसा होता है। तो पहले होता है एक कैलकुलेशन के आधार पे जो प्रिडिक्शन आया वह, फिर रेमेडी जो होती है, रेमेडी वो बात का सब्जेक्ट है, ओके, लास्ट सब्जेक्ट है। मगर पहले तो अच्छे से कुंडली बनाओ, फिर अच्छे से अभ्यास करके क्लाइंट को प्रिडिक्शन बताओ, और फिर लास्ट में रेमेडी वाला है। और सिर्फ राहु को देख के या सिर्फ शनि को देख के ज्यादा नहीं बोला जाता। मगर शनि जो है वो 2.5 साल के बाद राशि बदलता है, और अगर वो शनि पीड़ा दे रहा है तो आपको करीब करीब लंबे समय तक पीड़ा देगा। उसके कारण शनि मंदिर में भीड़ भी बहुत लगती है, डर। हाँ सर, अगर किसी को ग्रह नहीं पता कि हाउ ग्रह वर्क्स, खुद की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नसीब बोल देते लोग, तो ग्रह कैसे काम करता है? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट? सबसे पहले तो मेरे गुरुजी ने एक बार बातों बातों में बोला था कि खुद की कुंडली स्टडी करने के लिए एस्ट्रोलॉजर मत बनो। अगर आप बीमार हो तो अपनी बॉडी क्योर करने के लिए आप MBBS नहीं कर सकते, बराबर। उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाओ, उसका ओपिनियन लो, संतुष्टि ना हो तो सेकंड ओपिनियन लो, बराबर। तो पहले तो सिर्फ खुद की कुंडली या खुद के बेटे की कुंडली, 1-2 कुंडली स्टडी करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई मत करो, उसमें गलती हो सकती है। अगर एस्ट्रोलॉजी में डीपली जाना है तो बहुत सारी कुंडलियों का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फिर आप एक नतीजे पे पहुंचोगे और अपना विश्लेषण लोगों को भी बता पाओगे, लोगों को गाइड कर पाओगे। दूसरा, आपके सवाल के आधार पे मैं बोल देता हूं कि मंगल है, तो मंगल कैरियर में बिल्डर लाइन, जमीन से जुड़ी लाइन, कलर केमिकल, ये सारी चीज़ों में अच्छा फल देगा। पुलिस या मिलिट्री में जाना है तो मंगल का अच्छा सपोर्ट रहता है। ओके। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर में आपको अच्छा फल मिलेगा।
ओके गुरु अच्छा है तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हो, टीचर भी बन सकते हो। शुक्र अच्छा है तो आप फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, एंटरटेनमेंट में, मेडिसिन में करियर बना सकते हो। ओके शनि अच्छा है तो आप आयरन मतलब लोहा, प्लास्टिक, स्क्रैप, भंगार, ये सब कामकाज में आगे बढ़ सकते हो। ओके सूर्य अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, गोल्ड का काम कर सकते हो। सूर्य वाले कुछ लोग मेडिसिन का भी काम करते हैं, कुछ लोग मेडिकल साइंस में भी आगे बढ़ते हैं। ओके चंद्र अच्छा है तो आप सिल्वर का काम कर सकते हो, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम कर सकते हो। बराबर। तो इस हिसाब से हर ग्रह के लिए कुछ फील्ड है। ओके फिर आप ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पे भी फील्ड बना सकते हो कि आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल दोनों अच्छा है, तो अब ये दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको कौन सी फील्ड में ले जाएगा, ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। तो ऐसे पूरे 9 ग्रह देखते हैं, कितने कॉम्बिनेशन है वह देखते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ग्रहों के आधार पे इस हिसाब से करियर सिलेक्ट होता है। अगर 10th हाउस अच्छा है तो बिजनेस कर सकते हो, 6th हाउस अच्छा है तो जॉब वर्क या सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हो। अगर मंगल बुध या मंगल गुरु की युति है, कॉम्बिनेशन है, देन यू कैन बी अ गुड टीचर, लॉयर, मार्केटिंग पर्सन एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से बताया जाता है। सर, any student in any field who are watching you right now, so अगर astrology can help to choose the right path and right career. एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा यूज यही है, सबसे बड़ी मदद एस्ट्रोलॉजी से यही मिलेगी कि एस्ट्रोलॉजी से आपको सही दिशा मिलेगी। कर्मा आपको खुद करना है, कर्मा तो करना ही पड़ेगा, मगर कौन सी दिशा में कर्मा करना है वह एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा। बट अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है, अगर उसके एजुकेशन के बाद कि उसको कौन सी लाइन में जाना है, तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं इसी लाइन में जाऊं? उसकी कुंडली के आधार पे, हस्तरेखा के आधार पे बातचीत करके एस्ट्रोलॉजर उसको गाइड कर सकता है कि अगर तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन ये है और उस ऑप्शन में तुम आगे बढ़ो। बट अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया तो? एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया तो फिर सेकंड ऑप्शन है अपने गुरु से पूछे, स्कूल के ट्यूशन के टीचर से, कॉलेज के प्रोफेसर से पूछे। और क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है तो किसी का गाइडेंस ले, और क्या। तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजी से ही बताऊंगा। बाकी अगर वो मेरे पास नहीं आता है, किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो अपने ज्ञान के अनुसार बताएगा। और वो एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं मानता है या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता है तो वो फिर अपने फादर की या बड़े भाई की या फैमिली एडवाइजर की, सबसे अच्छा तो है अपने टीचर की एडवाइस ले ले, वो बहुत अच्छा है। मैं तो जब छोटा था तो अपने स्कूल के या ट्यूशन के टीचर की एडवाइस लेता था। कोई भी स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजर से पहले अपने टीचर से मिले, अगर मैं किसी तो को ऐसा राइट मानता पाथ हूँ, जाना ही है तो। अगर मैं कोई तो भी ऐसा मानता हूँ। अगर सर आपने कभी भी ऐसा प्रिडिक्शन करा है जो आपको खुद शॉक में डाला हो? मैंने ऐसा प्रिडिक्शन करा था, फेसबुक पे लिखा था कि आई थिंक दिसंबर 2019 में लिखा था कि 2020 या 21 में इस दुनिया पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी होगी या वॉर होगी। कोरोना वायरस? हाँ, कोरोना वायरस, मुझे भी शब्द मालूम नहीं था कि कोरोना क्या होता है। You just predict that. आपने सिर्फ प्रिडिक्शन करा ना? हाँ, मैंने सिर्फ इतनी प्रिडिक्शन, वो भी मैंने फेसबुक पे टाइप कर दिया था कि ये टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में कुछ बड़ी मुसीबतें आएगी, आग लगेगी, वॉर होगी या बीमारी आएगी। फिर जब मैंने देखा कि ये तो इतनी बड़ी बीमारी सच में आई, और कोरोना वर्ड तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था, तो मुझे अपने प्रिडिक्शन पे शॉक हुआ कि ये एकदम से सच हो गया, ऐसा होता है। फिर मैंने ये जो इफेक्ट था उसका पास्ट में चेक किया, तो पास्ट में इस टाइप की ग्रहों की इफेक्ट में वो ट्विन टावर में 9/11 में प्लेन क्रैश हो गए थे, वो इसी टाइप की ग्रह दशा में हुआ था। और
और जो मैंने बोला था कि 2020 में कहीं पे आग भी लग सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया में जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी। वो आपने प्रिडिक्शन वहां करा था? मैंने ऐसा प्रिडिक्शन किया था दिसंबर 2019 में कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ होने वाला है, ओह। बड़ी आग लगना या बड़ी बीमारी होना या वॉर हो जाना, हाँ। बराबर। फिर वॉर में जो लॉकडाउन वगैरह होता है वो सब होना, ऐसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। ओके। तो जब ऑस्ट्रेलिया में सच में ऐसा हुआ तब मैं खुद शॉक में रह गया था। ओके, और ये कोरोना वायरस भी? कोरोना वायरस वाला भी। ओह सर, एक चीज जो आप प्रिडिक्ट अभी करते हो या फ्यूचर में? अभी तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों से और आने वाले 4-5 सालों तक गुरु ग्रह का जो गोचर है, मतलब करंट ट्रांजिट है, ओके। वो वक्री मार्गी अतिचारी ऐसा होने वाला है। व्हाट इज मीन बाय दैट? इसका मतलब ये होता है कि आप पृथ्वी से देखोगे तो गुरु थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ रहा है ऐसा महसूस Okay. होगा, बराबर। और वक्री होना मतलब ऐसा महसूस होता है कि गुरु रिवर्स जा रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है, कोई भी प्लैनेट रिवर्स जाता नहीं है, मगर आपको ऐसा महसूस होता है। उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। ओके। जैसे हम रेट्रोग्रेड, हाँ, Okay. जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं तो कुछ पेड़ खेत में है, तो जब ट्रेन फास्ट चलेगी तो हमको ऐसा लगेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, हाँ। मगर पेड़ तो वहां पे खड़ा है। तो ऐसा एक होता है, उसको वक्री बोलते हैं। तो ये सब जो गुरु पिछले 2-3 सालों से या आने वाले 4-5 सालों तक गुरु प्लैनेट का ऐसा ये सब जो होने वाला है, उसके कारण वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। जैसे इंटरनेशनल लेवल के रूल्स बदलेंगे और पॉलिटिकली भी बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे। और अभी आने वाले 5-6 महीनों की बात करूं तो जून 2026 से अक्टूबर 2026 में कुछ अच्छा होगा। मतलब ये जो ईरान और अमेरिका की वॉर की जो सिचुएशन है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वर्ल्ड वाइड मानव कल्याण के लिए कुछ अच्छा होगा, और इंडिया में भी इंडियंस के लिए कुछ अच्छा होगा। सर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ सकती है, हाँ। मगर ओवरऑल बहुत सारा अच्छा हो सकता है। शायद कोई नई मेडिसिन, कोई साइंटिस्ट कोई नई मेडिसिन इन्वेंट करे, ऐसा भी हो सकता है ये साल में। अभी जून से अक्टूबर के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है। सर मैंने सुना था एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से कि जून एंड जुलाई में वापस जो पिछले साल हुआ था प्लेन क्रैश, उसी साल में वापस होगा। अब देखिए, प्लेन क्रैश तो हर 3-4 साल में एक आध बार होता ही है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी प्लेन क्रैश कुछ होगा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। सो ये एंड करने से पहले मेरे पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई भी मीन्स 16 to 22 एज के बच्चे अगर अपनी लाइफ में, जो अभी वही पीरियड होता है कि अपनी लाइफ में सीरियस हो रहे या कहीं लाइफ में करियर बनाने की सोच रहे और उन लोग कंफ्यूज्ड है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि कैसे आगे बढ़े, अपना डिसीजंस कैसे ले? पहली बात बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पे बोलूँगा, और मैं ऐसा ही बोलूँगा कि जिसकी कुंडली में बुध अच्छा है वो कंप्यूटर फील्ड में या कॉमर्स में आगे बढ़े, जिसका वीनस या सन अच्छा है वो मेडिकल साइंस में आगे बढ़े, या क्रिएटिविटी में या फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़े, जिसका शनि अच्छा है वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़े, जिसका मंगल अच्छा है तो वो भी इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी कुंडली में 5th, 4th और 9th हाउस अच्छा है वो मास्टर डिग्री तक पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके राहु केतु शनि मंगल प्लैनेट वर्गोत्तमी है वो लोग पीएचडी तक पढ़ाई कर सकते हैं। बराबर। और सबसे बड़ी बात, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी लाइन चूज करें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में बहुत पैसा है इसलिए मैं कंप्यूटर फील्ड में जाऊंगा, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, मगर आप अपनी खुद की कैपेसिटी क्या है वह पहचानो। कंप्यूटर फील्ड में पैसा तो है, होगा भी, मगर आप कंप्यूटर को कैचअप कर पाते हो? आप अगर
उसको पकड़ नहीं पाते हो, आपका ग्रास्पिंग पावर अगर कंप्यूटर में नहीं है तो आपका जिस फील्ड में ग्रास्पिंग पावर है आप उसमें जाओ। ओके, बराबर। तो ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं। अभी मेरे दोस्त का एक बेटा है, वो बोल रहा था मिलिट्री में जाना है। अब पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से आ गया मिलिट्री में जाना है, बट उसकी कुंडली में भी मिलिट्री मैन की कुंडली नहीं है, उसकी बॉडी फिजिक्स भी मिलिट्री वाली नहीं है, और उसकी लाइफस्टाइल भी मिलिट्री वाली नहीं है। अगर वो गया नहीं मगर जाता तो भी 1 महीने में वापस आ जाता। तो अपनी कैपेसिटी, अपने स्वभाव को पहचानो। वो गीता में लिखा है ना कि स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन करो मतलब क्या? अपनी बॉडी की कैपेसिटी, अपने स्वभाव की कैपेसिटी के अनुसार आगे बढ़ो। बराबर। आप किसी और को देख के उसका धर्म अपना लोगे, मतलब उसको मिलिट्री में जाके सक्सेस मिली तो आप भी उसको कॉपी करोगे, ऐसा मत करो। कॉपी पेस्ट नहीं होगा। 100%. So last question before ending this podcast. One important lesson to each and every जो देख रहे बूढ़े, आप मेरी एज के, आपकी एज के, जो एक इम्पोर्टेंट लेसन जो उन लोग की लाइफ में होना ही चाहिए। ये मैं तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पे ही लेसन बताऊंगा। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी नसीब का विज्ञान मुझे नहीं लगता, कर्मा का विज्ञान ही है। वो आपको समझाता है कि कौन सी दिशा में कर्मा करना है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आपको सही पाथ मिल सकता है, सही गाइडेंस मिल सकता है, मगर आप भविष्य को बहुत बड़े लेवल पे बदल नहीं सकते। अगर आप बहुत ज्यादा उपाय करते हो, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो, स्टोन पहनते हो, तो उससे फायदा तो होगा। मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, मगर मेरी कुंडली मेरी ही रहेगी। बहुत ज्यादा उपाय करने के बाद मैं शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं बन जाऊंगा, मैं ही रहूंगा। तो ये सारे फायदे एक लिमिट तक होते हैं। तो कुछ लोग प्रिडिक्शन से ज्यादा रेमेडी में बहुत बिलीव करते हैं, और मैं प्रिडिक्शन में ज्यादा बिलीव करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए एंड बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया हुआ, क्योंकि आप लोग ने बात ही ऐसी करी। क्योंकि मैं पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ जेन्युइनली, और मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजी से मिला हूँ, बट मुझे ऐसा किसी ने ऐसा परफेक्टली नहीं समझाया आज तक कि हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक मुझे बहुत समझाया। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक हमारा पॉडकास्ट देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत ही जाना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप, आई होप कि आपको आज के वीडियो से, आज के पूरे पॉडकास्ट से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच।